तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पे जबरदस्त हवाई हमले कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जेलेंस्की को अब खुद सीज फायर की अपील करनी पड़ रही है। उधर रूस साफ कह चुका है इस बातचीत से कोई करिश्मा नहीं होगा। तो सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन की छूट देकर यूक्रेन को मुसीबत में डाल दिया? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। ये जो लपटें आप देख रहे हैं ये सिर्फ आग नहीं, ये पुतिन के गुस्से का चेहरा है। यूक्रेन की राजधानी कीव अब जल रहा है। 3 दिन में इतना हमला हुआ है जैसे रूस ने अब सब्र छोड़ दिया हो। हर तरफ से वार हो रहा है, ड्रोन गिरते हैं, मिसाइलें आसमान फाड़ रही हैं और जमीन कांप रही हैं। लगता है जैसे पुतिन अब यूक्रेन को नक्शे से मिटा देने का मन बना चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। रूसी हमलों में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव की स्काई लाइन अब रोशनी से नहीं, आग और धुएं से चमक रही है। पिछले 3 दिन और पुतिन की तरफ से ऐसा बारूद बरसाया गया कि पूरा राजधानी धू-धू जल उठा। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के हथियार भेजने की योजना पर चर्चा के लिए ब्रिटेन और जर्मनी की अध्यक्षता में नाटो की अहम बैठक होने जा रही है। हम आपको बता दें कि यूक्रेन को हथियार प्रदान करने की योजना पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक डिजिटल होगी। इस बैठक का नेतृत्व ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली करेंगे। हीली ने बताया कि अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और नाटो नेता मार्क रूट, साथ ही नाटो के यूरोप के सर्वोच्च सहयोगी कमांडर जनरल एलेक्स ग्रिकविच इस बैठक में शामिल होंगे। कीव में रात ही तबाही और सुबह का मंजर बता रहा है कि पुतिन का 50 दिन का एजेंडा बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या ट्रंप ने एक तरह से पुतिन को 50 दिनों तक यूक्रेन को जलाने का लाइसेंस दे दिया है? क्या ट्रंप ने 50 दिन की जो मियाद रखी है वो जेलेंस्की को हराने का एक डिप्लोमेटिक फॉर्मूला है? Я решила, что сегодня 22 июля я должна жить, и сгорела в итоге машина под ноль. Моя машина пылала дольше всех, я залила полный бак. Красиво пылала, ярко, как я и люблю жить. Ворог знову атакував Одесу. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа автомобілів на автостоянці біля багатоповерхівки. Горіло 12 автівок. Також постраждали супермаркет, тренувальний зал, вибито скління в квартирах багатоповерхівки. डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई को पुतिन को बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर 50 दिनों में युद्ध खत्म करने को लेकर डील नहीं हुई तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 14 जुलाई से 50 दिन गिने जाए तो ट्रंप ने पुतिन को 2 सितंबर 2025 तक का वक्त दिया है। सवाल है कि क्या अब 2 सितंबर तक पुतिन यूक्रेन पर इतनी बमबारी कर देंगे कि यूक्रेन में रूस की जीत पक्की हो जाएगी? जापोरेजिया से लेकर खार्किव तक, सुवे से लेकर ओदेसा तक से के हर शहर पर इस वक्त पुतिन का गुस्सा टूट रहा है। जगह जगह धमाके हो रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं, इमारतों से आग और धुआं उठ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रूस की फौज कह रही हो, आग ऐसी लगाई कि मजा आ गया। अब सबकी नजर पुतिन पर है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस में परमाणु बेस पर जब हमला हुआ था तो सबने इसे पुतिन की हार बताया था, लेकिन अब पुतिन लगातार यूक्रेन को झटके दे रहे हैं। रूस के हमले बता रहे हैं कि यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। कीव, खार्किव और ओदेशा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक ने जेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि अब यूक्रेन को और हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया कि पुतिन न ट्रंप की सुनेंगे न ही जेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसलिए यूक्रेन अब रोजाना ड्रोन और मिसाइलों के हमलों से दहल रहा है। पुतिन के हमले और तेज हो चुके हैं, लिहाजा ट्रंप को फाइनल कॉल लेनी पड़ी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा। यूक्रेन को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। And there is no significant Russian weapon today that is produced without components, without equipment or materials from other countries. Sadly, including some from Europe and NATO. Yes, of course. And this must stop. Such components can be found in every Russian missile, in most of their drones, and in military vehicles. And it's not just China.
also Taiwan, and some of these parts come from the European countries and from the United States, and every single component or machine tool delivered to Russia's defense sector helps prolong the war and is a crime against peace. If I can stop a war, because I have an ability to do so, I'm disappointed, frankly, that President Putin hasn't stopped. I'm not happy about it either. पूरी तरह बिखर चुके यूक्रेन के बाद पुतिन का एजेंडा क्या ट्रंप के हिसाब से चल रहा है? यूक्रेन में लगी आग बता रही है कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमे से लेकर कैपिटल कीव, हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। 3.25 साल के जंग में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब पुतिन के बाद इस युद्ध की आग में ट्रंप के फैसले ने पेट्रोल डालने का काम कर दिया है। पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम नहीं, इसे यूक्रेन जलाने का 50 दिन का लाइसेंस कहा जा रहा है। रूस को मिलने वाली हर विदेशी मदद इस वक्त जेलेंस्की के दिलो दिमाग में खटक रही है। उनके साथ नाटो बेशक खड़ा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पुतिन के साथ ईरान, चीन और उत्तर कोरिया ने पूरा दम लगाया हुआ है। जेलेंस्की भी उलझन में है। यूक्रेन पर पुतिन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और दूसरी तरफ ट्रंप बहुत खामोशी से देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि जुलाई के साथ साथ उन्होंने पूरे अगस्त का वक्त पुतिन को दे दिया है। अब अगले करीब 1.5 महीनों तक यूक्रेन पुतिन के ड्रोन हमले झेलेगा और आग कीव और खार्किव से बढ़कर उन शहरों तक फैलेगी जहां अब तक यूक्रेन बचा रहा है। ट्रंप ने इस वक्त कई नए हथियार यूक्रेन को बेचने की बात कही है और उनका नजरिया बता रहा है कि पुतिन को लेकर ट्रंप कुछ बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के लिए बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इससे पहले यूक्रेन में युद्ध को लेकर ट्रंप के ऑफिस में बड़ा अलार्म बजा था और ट्रंप के आदेश पर पेंटागन ने ऐसा फैसला किया जिसके बाद जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक कम हो रहा है, यानी अमेरिका के अपने हथियार खत्म होने वाले हैं, इसलिए यूक्रेन को कुछ हथियारों की डिलीवरी रोकी जा रही है। रूस न सिर्फ यूक्रेन के बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि उन सेंटर्स को भी टारगेट किया गया है जहां यूक्रेन की सेना नए सैनिकों की भर्ती कर रही है। इससे पहले यूक्रेन रूस के कई सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरी और हवाई अड्डों को ड्रोन से टारगेट कर चुका है। सबसे खतरनाक जेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेब था, जिसमें यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर 117 ड्रोन से हमला किया था। पुतिन के कई परमाणु बम वर्षक और फाइटर जेट तबाह कर दिए गए थे। जेलेंस्की की शिकायत है कि पुतिन अब कई देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। पुतिन के इरादों को रोकने के लिए अब यूरोप में एक नई कोशिश शुरू हो गई है। जेलेंस्की अब हर उस देश, हर उस नेता तक पहुंच रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है या भविष्य में दे सकता है, क्योंकि जेलेंस्की जानते हैं अगर हथियारों की सप्लाई रुकी तो उनकी सेना पुतिन के आगे 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए अब ये लड़ाई सिर्फ जेलेंस्की और पुतिन की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के समर्थन और रणनीति की है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।